कलंकित व्यक्ति जिसके हाथ खून से सने हुए हैं, जिसका शासन जो है एक तरह से बताता है कि वहां पर न्याय की हत्या हो रही है, उस व्यक्ति को हम ये मानते हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट है और वो भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन करेगा बड़ी आन बान शान से। जो गुजरात में हुआ वो आज के दिन मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में भी औरतों को नंगा जो है करके उनको जो है उनके साथ बलात्कार होता है, उनके परिवार के लोगों को मार दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी। खबर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर के बड़े भाई की डेथ हो गई है और सर इस वक्त मुंबई में हैं और उसके बावजूद भी आप लोगों से बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। और आज का मुद्दा हमारा वही, आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, बिल्किस बानो। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उसके दोषी जो आजाद घूम रहे थे रहमो करम पर सरकार की, वो अब फिर से जेल जाएंगे। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मोदी जी की वहां पर सरकार चल रही थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, तब इन लोगों ने कर्म कांड किए, बड़े जघन्य अपराध किए। अभी भी वहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है, इन लोगों को रहमो करम से छोड़ा गया, बख्शा गया और सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं ये मानना जरूर है कि सरकार दोषियों के साथ खड़ी थी, इसलिए उन पर रहम किया गया। आपका इस पर क्या कहना है? बिल्किस बानो का केस जो है हिंदुस्तान के इतिहास में कल से पहले जो है बड़ा दागदार इतिहास था कि एक औरत जिसके साथ 3 मार्च 2002 को दाहोद जिला है गुजरात का, उसमें गोधरा रॉयट्स के बाद बलात्कार किया गया। उस समय उसकी उम्र 21 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी थी, उसको उसकी आंखों के सामने पीट-पीट कर मार दिया। बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी और उसका गर्भ साफ दिख रहा था। तब भी जो अपराधी हैं, उन्होंने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया और उसके परिवार के 11 लोगों को मार दिया। आप समझिए 21 साल की एक औरत हो, जिसके साथ बलात्कार हो, जिसकी बच्ची को मार दिया हो, जिसके पेट में जो बच्चा था, उसका गर्भपात कर दिया गया हो, कितना अत्याचार उस पर हुआ होगा। और ये एक ऐसी घटना है जिसके लिए किसी भी प्रधानमंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूब जाना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोधरा राइट्स के बाद 3000 लोग मारे गए और बिल्किस बानो की जो कहानी है, वो किसी को भी दहला देने के लिए काफ़ी है। शर्म से सर झुक जाना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री का, जो उस समय नरेंद्र मोदी थे। अब ये जो फैसला आया है, ऐसे समय पर आया है कि जब मोदी जी बड़ी आन बान शान के साथ 22 जनवरी को कहेंगे मैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूँ। एक कलंकित व्यक्ति जिसके हाथ खून से सने हुए हैं, जिसका शासन जो है एक तरह से बताता है कि वहां पर न्याय की हत्या हो रही है, उस व्यक्ति को हम ये मानते हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट है और वो भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन करेगा बड़ी आन बान शान से। मैं कहता हूं ये भगवान राम के प्रति सबसे रावण से भी बड़ा अत्याचार जो है अगर कोई आदमी करेगा तो वो मोदी जी द्वारा 22 जनवरी को होने वाला राम मंदिर का उद्घाटन। अब ये पूरी घटना जान लीजिए कि जब गोधरा में ये कहा गया कि कार सेवकों को जलाया गया, उसके बाद दंगे हुए और वो सारे दंगे जो है आयोजित थे, सरकार द्वारा आयोजित थे। मोदी जी की बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग है, ऐसे सबूत हैं। बीबीसी ने पूरी एक क्रम से सारी घटना दिखाई और जब बीबीसी ने 2 साल पहले वो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, तो पहला काम मोदी सरकार ने किया, बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारा। दूसरा काम ये किया कि हिंदुस्तान में उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया और तीसरा काम ये किया कि सारे मीडिया को समझा दिया कि आप गोधरा रॉयट्स, बेस्ट बेकरी कांड, बिल्किस बानो मर्डर और उसके रेप की कहानी जो है वो जनता को नहीं बताएंगे। अब जिन लोगों ने 11 लोगों ने बिल्किस बानो के रेप को वायदा माफ गवाह बनकर अब जो है सरकार ने जिनको बरी कर दिया, तो उनके नाम अगर जान लें तो सारी कहानी एक तरह से साफ खुल जाती है। ये जो 11 दरिंदे हैं, इनका नाम था जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बुहानिया, प्रदीप मोदिया, बाला भाई कोहानिया, राजू भाई सोनी, मिथिलेश भट्ट और रमेश चांदना। इन लोगों को इस बात पर 2022 में 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हम आजादी का झंडा फहराते हैं, उस दिन ये कहकर वहां की गुजरात की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के चहेते मुख्यमंत्री ने ये कहकर छोड़ दिया, इनका चाल चलन और आचरण बड़ा अनुकरणीय है, बहुत अच्छा है।
यानी जो आदमी एक 21 साल की औरत के साथ, जब वो 5 महीने की गर्भवती होती है, उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसकी 3 साल की बेटी को पीट-पीट कर मार देते हैं, उसके घर के 11 लोगों को मार देते हैं और उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हम इनकी सजा इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि इनका चाल-चलन बहुत अच्छा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पर, डूब मरना चाहिए। ये जो कल का फैसला आया है, हिंदुस्तान के इतिहास में ये फैसला बताता है कि गुजरात में कानून का शासन नहीं चल रहा, संविधान का शासन नहीं चल रहा और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति हैं, जो आने वाले समय में देश की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, बीवी नाग रत्ना और उज्जवल भुइया, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से रेमिशन दिया गया, जिस तरह से इनकी सजा माफ की गई, ये बताता है कि सरकार की मिलीभगत है। सरकार पूरी तरह से जो है फ्रॉड कर रही है और ये सरकार को ये ताकत थी ही नहीं कि वो करे। अब हो क्या रहा है कि जब ये कांड हुआ 2002 में, तो उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गुजरात में परिस्थिति बड़ी संगीन है, बिल्किस बानो केस में, बेस्ट बेकरी केस में लोगों को न्याय नहीं मिल सकता, तो ऐसी हालत में ये तय किया गया कि इसका जो ट्रायल है वो महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया जाए। महाराष्ट्र में कई चीजों का ट्रांसफर हुआ था। लोगों को, बहुत कम लोगों को याद होगा कि अमित शाह वाला जो मामला है, मुकदमा है, वो भी महाराष्ट्र में ही ट्रांसफर हुआ था। बिल्किस बानो का भी महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ था और वहां पर जब इनको सजा मिली आजीवन कारावास की, तो आजीवन कारावास के बाद आप समझिए कि लगातार 2002 से लेकर आज हम 2024 में हैं, आज भी सरकार किसकी है? बीजेपी। और अब तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार को मोदी जी के बिना, मोदी जी के कहे बिना पत्ता नहीं हिलता। अगर किसी चीफ मिनिस्टर को मूतने भी जाना है, तो वो मोदी जी से अनुमति लेता है। और 11 लोगों को जिनको छोड़ा गया, उससे पहले आप देखेंगे कि इसको छिया गया। माया कोटनानी थी, एक मंत्री थी, उसे मर्डर के चार्ज से उसको बरी कर दिया। एक बाबू बजरंगी था, जिसने कहा मोदी जी के कहने पे हमने हत्याएं की, हमने इस तरह की हत्याएं की जो मोदी जी कहते थे, तो उसको भी बरी कर दिया। तो ये बरी करने का खेल जो है वो सारी अदालतों से चला और आप देखेंगे कि 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी, अब वाली बेंच की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बेंच थी, उसने कहा कि इनको छोड़ा जाना सही है। बड़ी शर्म आती है उन 2 जजों पे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए बिल्किस बानो के 11 मुजरिमों को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद ये मामला जो है बिल्किस बानो ने और बृंदा कारत, जो कि सीपीएम की नेता है और जो जिस महिला से, मौया मित्रा से मोदी जी अब कांपते हैं, उसने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट उठाएंगे। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक विशेष याचिका जो है बिल्किस बानो ने डाली कि मैं इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखती, मुझे न्याय चाहिए। और जिस बेंच के सामने अब लगा, जिस बेंच का मैंने जिक्र किया, बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइया, उस बेंच ने कहा कि 13 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत था। एक बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज आज कह रहे हैं। तो इस बात पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि आस्था के बुनियाद पर जो पहले फैसला हुआ था वो भी पुनर्विचार हो सकता है। हो सकता है। देखिए ऐसा है, अभी जो है, जो इस समय के प्रधान न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, मेरी उनमें बड़ी आस्था थी। मैं मानता था वो न्याय के प्रहरी हैं और वो न्याय की मशाल को जलाए रखेंगे। और हम जब कंपैरिजन करते थे तो हम कहते थे सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा प्रधान न्यायाधीश हुआ था जिसने राम मंदिर का फैसला दिया और जो बाद में अपनी कीमत वसूलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ओर से राज्यसभा में मनोनीत हो गया। उसको हम लोग बड़ी घृणा से याद करते हैं। जरूर वो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, लेकिन उनका नाम भी लेना, कई लोग तो पूछते हैं गोगोई जिंदा है या मर गया है, क्योंकि उस आदमी की हिम्मत नहीं होती पब्लिक के सामने आए। DY चंद्रचूड़ उससे विपरीत स्थिति के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जो फैसले अभी पिछले दिनों दिए, वो बताते हैं कि वो भी पूरी उसी राह पे चल रहे हैं जो राह जो है हमें गोगोई साहब ने दिखाई थी, रंजन गोगोई। तो इसलिए ये हो सकता है कि इस समय एक सुप्रीम कोर्ट
जो है उसमें केंद्र सरकार एक नई याचिका डाले और कहे जी एक लार्जर बेंच को इसमें सौंपा जाए, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खड़े हो गए हैं। अब ये रेमिशन की पावर जो है किस स्टेट गवर्नमेंट को है, उसको लिया जाए। जो गुजरात गवर्नमेंट है जिसने रेमिशन किया है, तो बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा है कि ये रेमिशन की पावर उस सरकार को है जिस सरकार के राज में अभियुक्तों को सजा मिली है, यानी महाराष्ट्र सरकार। अब बाई चांस महाराष्ट्र में भी अब सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के चमचों की है, खुद वो शामिल है उसमें। तो ऐसी हालत में हो सकता है कि वो ये लोग जो है 15 दिन में सरेंडर करें। 15 दिन में सरेंडर करने का मतलब क्या हो गया? 8 तारीख से 15 दिन जोड़ लीजिए, 22 जनवरी को। 22 जनवरी को एक और तो राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करेंगे। 22 जनवरी तक इन लोगों को जो है सरेंडर करना है, तो 22 जनवरी को सरेंडर करेंगे। 23 जनवरी को कहेंगे जी हमने तो सरेंडर कर दिया, हमें रेमिशन दे दी जाए। और महाराष्ट्र के जो इस समय के मुख्यमंत्री है वो कहेंगे पिताजी आओ, हम आपका जो है पूरी तरह से अभिनंदन करते हैं, आप हिंदुत्व के सबसे जवाबदार हो, आपने मुसलमानों को सबक सिखाया है, आपने वो काम किया है जो कोई आदमी नहीं कर सकता, तो इसलिए हम आपको फिर से रेमिशन दे रहे हैं। ये हो सकता है। तो आप इस सारी स्थिति में समझिए कि देश में कानून का माहौल बनाया जा रहा है और मुझे बड़ा दुख होता है व्यक्तिगत तौर पे कि एक व्यक्ति जिसने पूरे गुजरात में 3000 लोगों को मारा, ये गंभीर आरोप है। मोदी जी उस आरोप से मुक्त नहीं हो सकते और उसी से बचने के लिए वो हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं। तो ऐसी हालत में समझिए उन दंगों के लोगों को बेस्ट बेकरी में लोगों को न्याय नहीं मिला। लगता न्याय होना ही नहीं चाहिए, लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, तो न्याय वहां नहीं हुआ और जब नहीं हुआ तो उसकी वजह से लगातार ये मामले उठते हैं। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, संविधान की भावना के साथ न्याय किया है और ये बताया है कि 11 अभियुक्तों को जिनको छोड़ा गया है वो वास्तव में आजीवन कारावास के दोषी हैं। और सरकार के ऊपर जो टिप्पणी की है, यानी लगातार जो सख्त शब्दों का इस्तेमाल बीवी नागरत्ना की बेंच ने किया है, उन्होंने कहा है कि 13 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत था। जो गुजरात सरकार है वो जिस तरह से इन सारे जो अभियुक्त हैं उनसे मिली हुई है और जिस तरह से उन्होंने कानून को गलत सलत शब्दों में पढ़कर उसकी हत्या की है, उसके लिए वो रहम के हकदार नहीं है। उनको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक अभियुक्त जो शाह है, राधेश्याम शाह, उसने कहा था जी मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी बलात्कारी, हत्यारा कह रहा है मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है अगर मुझे जेल में भेजा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग रहम के काबिल नहीं है, कानून का पालन होना चाहिए और पहले ये जेल जाएंगे, फिर उसके बाद जो है इनके अधिकारों की बात होगी। तो मेरा ये मानना है कि जो कल का फैसला है 8 जनवरी का, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो राम मंदिर है उसकी वास्तु गलत है, उसका गलत समय पे उद्घाटन हो रहा है, वो अधूरा मंदिर है, उसका शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं और ये नियति की बात है, प्रकृति की बात है कि भगवान भी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जो है अपने जो काले हाथ हैं उनसे उनकी प्रतिमा का, काली प्रतिमा बनाई है। वैसे राम जी की कभी आपने ऐसी प्रतिमा नहीं देखी होगी, कृष्ण जी की तो बड़ी देखी होगी श्यामवर्णी। वृंदावन में जाएंगे, बांके बिहारी टेम्पल में या और जगह जाएंगे या तिरुपति बालाजी जाएंगे, वहां पूरी काली फोटो मिलती है। भगवान राम की मैंने नहीं देखी। भगवान राम की जितनी तस्वीरें बनती हैं वो चमकदार संगमरमर से बनती है और इसलिए जो है मोदी जी के चूंकि मन में ही कलुष है तो उन्होंने मूर्ति भी काली बनवाई है। और ऐसी हालत में मैं आपको कह सकता हूं कि अब जो गुजरात का मामला है वो महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात, जो गुजरात में हुआ वो आज के दिन मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में भी औरतों को नंगा जो है करके उनको जो है उनके साथ बलात्कार होता है, उनके परिवार के लोगों को मार दिया जाता है। तो आप समझिए कि जो बिल्किस बानो के साथ 2022 में हुआ वो मोदी जी के राज में 2023 में भी हो रहा है और आज भी हो रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जो कहा है कि हम जो है अपनी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर में इम्फाल से वहां से निकालेंगे जहां औरतों के साथ बलात्कार हुआ, 180 से ज्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा लोग जो है घायल हैं, 400 से ज्यादा जो चर्च हैं वो जलाए गए और वहां आज भी हिंसा का खेल हो रहा है। तो ऐसी हालत में समझिए प्रकृति लौट लौट कर मोदी जी को उनके किए हुए
सरकारी पापों का याद दिलाती है। और मोदी जी ये कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं राम जी को लाया हूँ। मैं कहूँगा रावण राज लाए हैं वो, और रावण राज वाला आदमी अगर ये कहे कि मैं राम राज्य लाऊंगा तो वो नहीं। शुक्रिया सर इस पूरे केस पर अपने पूरा एनालाइज देने के लिए, और आपने जब 2002 से लेकर अब तक जो कुछ घटा वो जनता के सामने रखा है। और मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। शाम में, रात में फिर रविंद्र जी से मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।